सबका साथ सबका विकास, सभी को एक साथ नमस्कार। अर्चना टोटा सिंह धन साहित्य में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे फणीसर नाथ रेणु जी द्वारा रचित कहानी ठेस। पहले हम फणीसर नाथ रेणु जी का परिचय जान लेते हैं, जिनका जन्म 4 मार्च 1921 औराही हिंगाना अररिया बिहार में हुआ था। भाषा इनकी हिंदी है। इन्होंने विधाएं लिखी हैं, कहानी, उपन्यास, रिपोर्टार्जन और संस्मरण। उपन्यास महिला आंचल, परिति परिकथा, जुलूस, दीर्घताप, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड। कहानी संग्रह है एक आदमी, रात्रि की महक, ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी। संस्मरण, ऋण जल, धन जल, ऋतु, आश्रित, पूर्वे, आत्म परिचय, वन तुलसी की गंध, समय की शिला पर। रिपोर्टार्जन इन्होंने लिखा है नेपाली क्रांति कथा और ग्रंथावली में है फणीसर नाथ रेणु की ग्रंथावली। अब इनका निधन 11 अप्रैल 1977 में हुआ था। अब हम पढ़ेंगे इनके द्वारा लिखित कहानी ठेस। ठेस कहानी फणीसर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखित एक कहानी है। कहानी ठेस। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उनको बेकार नहीं बेगार समझते हैं। इसीलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाया जाता। सिरचन को क्या होगा, उसको बुलाकर दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुके होंगे। तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी लेने हो तो और बात है। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोरा कह ले कोई। एक समय था जबकि उसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है। सारे इलाके में एक दिन भी समय निकाल कर चलो। कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से। सिरचन ने एक जोड़ा चिकन बनवा कर भेज दो। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती तो मैं पहले ही पूछ लेता, भोग क्या क्या लगेगा। माँ हंसकर कहती, जा जा, बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। ब्राह्मण टोली के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस साल कर कढ़ी तो हम कहा कर कुम्हारों के घर वाली बनाती हैं। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाई। इसलिए सिरचन को बुलाने से पहले मैं माँ को पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नेनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की हांडी के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है कि उसकी ननंद रूठी हुई है मोती के शीतल पार्टी के लिए। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता, घी की सुगंध सूंघ कर आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। सिरचन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके
काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े ही जाता से उसकी कूच बनाता और फिर कूचियों को रगड़ने से लेकर तो सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहुआपन सांप की तरह फुफकार उठता। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुँह जोर है, काम चोर नहीं। बिना मजदूर के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात ही नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। सिरचन को लोग चटोरा भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने के चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। काम अधूरा रख कर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधकपाली दर्द से माथा टनटना रहा है। थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। मोती घास और पटेरी की रंगीन शीतल पाटी बाँस की तलियों में झिलझिलाती चीख सतरंगे डोर से मोड़ी भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंछ के रस्सी से बड़े जाले, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में कोई भी नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकार या बेकाम का माना जाता है। लोग बेकाम का काम, जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आधा पुराना धुराना कपड़ा देकर उसे विदा करो। वह कुछ भी नहीं बोलेगा। ऐसी बात नहीं है। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारीगरी है। महाजन टोले में भज्जू महाराज की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात ही बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है। नहीं तो दो पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई नहीं करवाता भला। यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी, सिरचन ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़े भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी थी। मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए, कोई बात नहीं। 3 जोड़े फैशनेबल चीक और पटेर की 2 शीतल पट्टियों के बिना आएगी मानू तो भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस। इसीलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुला कर काम का तैनात करवा दिया था। माँ ने देखा सिरचन इस बार नई धोती दूंगी, असली मुहर छापी वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। पान जैसी पतीली छुरी से बाँस की तीलियों और कामनियों को चीखता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सूतलियों से डब्बे डालकर वह चीक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही है जो पहले कभी नहीं बनी। मंझली भाभी ने नहीं कह रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती तो मुहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर दे देती।
काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मुहर छपा वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनाती भौरिया। मानो दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानो दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मझली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती है बहू? मुहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू बेटी की विदाई के समय रोज़ मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। दूसरे दिन चीक की पहली पाती से 7 तारे जगमगा उठे, 7 रंग के सदभैया तार। सिरचन जब काम में मगन होता तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल आती होठ पर। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चीक में सूतली के फंदे डालकर अपने पास पड़े सूप पर निगाह पड़ी। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढीला। मैंने लच किया। सिरचन की नाकों के पास 2 रेखाएं उभर आईं। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया? सिर्फ चिवड़ा और गुड़। माँ रसोई घर में अंदर पकवान आदि बनने में व्यस्त थी। बोली, मैं अकेली कहाँ कहाँ क्या क्या देखूं। अरे मझली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन ने मुंह से चिवड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप के किनारे पर पड़ा हो रहा अछूता। माँ की बोली सुनते ही मझली भाभी की भोग में तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली आई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मझली बहू रानी, आपने मैके से आई हुई मिठाई भी इस तरह हाथ खोलकर बांटती हैं क्या? बस मझली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कर लगाया, छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है। मुंह लगाने से सर पर चढ़ेगा ही। किसी ने नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? मझली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बदकट्टी करने की क्या ज़रूरत है? जी चीज़ें की ज़रूरत है, मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चीक में फंदे डालने लगा। मानो पान सजाकर बाहर बैठ खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देते हुए बोली और इधर उधर देख कर कहा, सिरचन दादा, काम काज का घर, 5 तरह के लोग, 5 तरह किस्म की बातें करेंगे। तुम किसी की बात पर कान मत दो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देख कर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूमते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गम कौवा जर्दा तो खिला दो, बहुत दिन हुए हैं। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी। सिरचन से गुस्सा उतारते हुए का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता था। झनकती ही बोली, मस्खरी करता है? तुम्हारी चढ़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गमकौवा जर्दा खाते हो? चटोर कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा। यत्तिपो नास्ती। बस सिरचन की उंगलियों से सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में खोलता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थुकाया। अपनी छुरी, हंसियाँ वगैरह समेट कर संभाल कर झोले में रखे टंगी हुई अधूरी चीक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ गांव के आंगन के बाहर निकल गया। चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे बाप, इतनी तेज! कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता। 8 रुपए में मुहर छाप वाली धोती आती है।
इस मुझौसे के मुंह में लगाम है, ना आँखों में शील। पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चीख मिलेंगे। बांतर टोली की औरतें सिर पर गट्ठर लेकर के गली गली मारी फिरती हैं। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर। मानो मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मानो को याद आया, विवाह में सिरचन के हाथ की शीतल पाटी थी। माँ ने ससुराल वालों ने न जाने कितने बार खोल कर दिखाया था। पटना और कलकत्ता के मेहमानों को वह उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। मैं सिरचन को मनाने गया। देखा एक फटी शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पड़ता हूँ, अब नहीं। मुहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बउआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शील पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारे हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या। मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी, वह अब नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छीट की झलकार लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानो। मानो कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सकता। चाची और मझली भाभी की ना नज़र ना लग जाए इसमें कभी। मानो को ससुराल पहुंचने में ही जरा जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा, मानो बड़े जतन से अधूरे चीख को मोड़कर लिए जा रही थी अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो आया। चाची ने सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ। कामचोर चटोरा गाड़ी आई, सामान चढ़कर और दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लादे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा और दौड़ता आया। दरवाज़ा खोलिए, मानो दीदी कहाँ है, एक बार देख लूँ। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचन दादा मानो इतना ही बोल सके। खिड़की के पास खड़े होकर के सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीज़ है दीदी। शीतल पाटी, छीक और एक जोड़ी आसनी कूस की। गाड़ी चल पड़ी। मनोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए, मानो फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोल कर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सूतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली कहानी के साथ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।